जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूलों में। और आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी सेट 1 का सॉल्यूशन। और आप आई होप, मुझे लगता है आपको जितने भी सेट्स है वो आपको मिल गया PDF की तरफ से इसी चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जितने भी हमारे हिंदी सेट्स जो हैं मतलब उनका सॉल्यूशन 1 बाय 1 करके हम सारे पार्ट्स में आपको समझाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सवाल आता है इसमें सेट्स में, हर एक सेट्स में आपका 13, 12, 13 करके जो है सवाल है। तो हर सवाल में आपका एक गद्यांश मिलेगा, आपको कुछ एक दो मतलब व्याकरण भी मिलेगा, साथ में आपको जो है आपका मतलब पत्र है और उसके बाद निबंध है और मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो मतलब आप नहीं जानते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो आ गए हैं। और तो कोई चिंता ना करें, क्योंकि हम लोग सारे सॉल्यूशन एकदम सरल भाषा में आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे ताकि आपको परीक्षा भवन में कोई परेशानी ना हो, आप अच्छे से लिखें और अच्छे से मार्क्स भी लाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला सवाल है वो एक गद्यांश दिया है, नंबर 1 जो है उसमें गद्यांश दिया हुआ है जो कि 3 नंबर का है। कितना नंबर का है? 3 नंबर का है। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन में दिख रहा है जो पहला सवाल है। तो दोस्तों आज जो हम बनाएंगे ना, मतलब 1 बाय 1 करके जितने भी है सारे सवाल 1 बाय 1 करके हम बनाएंगे और आप मतलब उसका जो आपको बोर्ड में उसका आंसर मिल जाएगा, मतलब स्क्रीन में आपका आंसर्स मिल जाएगा। आप उसी के थ्रू से मतलब उसको नोट डाउन कर लेंगे और पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला है आपका एक गद्यांश है। गद्यांश का मतलब होता है पैसेज, आप जानते हैं। तो क्या है पहला गद्यांश? क्या है कि मनोवैज्ञानिक जो है, मनोविज्ञान आज पूरी तरह से व्यवसाय बन चुका है। जीवन के हर क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। चिकित्सा, शिक्षा, खेल जगत और कॉरपोरेट जगत के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक कार्यरत है। मनोवैज्ञानिक बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समुचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्हें बनाने के लिए वैज्ञानिक विधियों से अनुसंधान के लिए जाते हैं, फिर इन मापदंडों की वैधता को भी सत्यापित करना पड़ता है। मनोविज्ञान पशुओं पक्षियों के व्यवहार का भी विविधत अध्ययन करता है। वो यह जानने की कोशिश करता है कि कबूतर को ही संचार का माध्यम क्यों बनाया गया है और पक्षी को क्यों नहीं। तो दोस्तों जो पैसेज है आप हम मतलब मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन आधा ही पढ़ा है, लेकिन जो इसका आंसर है मैंने आपको। तो आपका पहला प्रश्न है कि मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि मनोविज्ञान किसके लिए मापदंड बनाता है। तो आपका सही आंसर होगा कि मनोविज्ञान जो है वो बुद्धि, अभिरुचियों, संवेगों और समूचे व्यक्तित्व को आंकने के लिए मापदंड बनाता है। ठीक है, आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है कि जो बाल मनोवैज्ञानिक है वो क्या करते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर है कि बाल मनोवैज्ञानिक इन्हीं भावनाओं का, जिज्ञासाओं का, अंतर्दबदबों का और दुविधाओं का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए। मतलब जो गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, पहले तो आप पूरा जो गद्यांश है उसको पढ़ चुके हैं। तो गद्यांश के हिसाब से आपको चूज करना है कि इसका जो शीर्षक है, मतलब जो टाइटल है, क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो पैसेज है मतलब जो गद्यांश है वो किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक पर। तो आप खुद बता सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो है इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत परेशानी होती है कि वो लोग शीर्षक में ही ज़्यादा फंस जाते हैं। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर शीर्षक में फंस जाते हैं कि शीर्षक क्या होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गद्यांश है उसी गद्यांश के मतलब जो अनुवाद है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या शीर्षक होना चाहिए अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक क्या है। इसका 2 शीर्षक हो सकता है। पहला क्या है कि मनोवैज्ञानिक एक कला और मनोविज्ञान एक चमत्कार। मतलब आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है कि मनोवैज्ञानिक एक कला और मनोविज्ञान एक चमत्कार। ठीक है, तो आइए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या जो 4 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। तो सबसे पहले हमको जानना है कि अव्यय पद किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि अव्यय पद किसे कहते हैं। तो आपको इसमें दिख रहा है कि अव्यय पद किसे कहते हैं। मतलब अव्यय जो वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या कोई रूप परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को
रूपांतरण न होने के कारण अविकारी और वय होने के कारण अव्यय कहते हैं। जैसे क्या हो गया कि इसमें जो आपको रिक्त स्थान है उसको भरने मतलब रिक्त स्थान को भरने के लिए आपको अव्यय पद की जरूरत पड़ती है। तो अव्यय पद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका अव्यय पद, इसका आंसर होगा दिन तेजी से ढल रहा था। दिन क्या है कि दिन, और आपका जो रिक्त स्थान है ढल रहा था, तो उनके बीच जो शब्द आएंगे, जो अव्यय आएंगे वो है तेजी से। क्या होगा? तेजी से। देखिए आपका आंसर दिख रहा है कि जो आंसर होगा वो होगा तेजी से, यानी कि दिन तेजी से ढल रहा है। अब आते हैं आपका प्रश्न संख्या 4 का ख में क्या है कि वह डैश नहीं पढ़ता है, मतलब जो रिक्त स्थान है नहीं पढ़ता है, तो क्या हो सकता है? मीनिंग के हिसाब से यह होगा कभी नहीं पढ़ता है, वो कभी नहीं पढ़ता है, ठीक है। अब आते हैं आपका जो और वाला मतलब अथवा वाला, मतलब हम जो अभी जो सॉल्यूशन कराएंगे, जो जवाब मतलब जो सवाल का आंसर देंगे वो और वाला भी देंगे और जो क्वेश्चन में वो भी देंगे, मतलब आप दोनों का एक साथ मतलब सेट्स जो है आपको सॉल्यूशन में देंगे। अब आता है और में जो अथवा में है कि अव्यय की परिभाषा लिखे, अव्यय की परिभाषा लिखे। तो दोस्तों मैंने जस्ट जो इसके पहले जो आया था 4 नंबर वाला में ही मतलब और में दिया है, तो उसी में हम आपको बता दिए थे कि अव्यय पद किसे कहते हैं। तो अव्यय आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा इसका कि अव्यय वे शब्द है जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्दों को रूपांतरण न होने के कारण विकारी और वय होने के कारण अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 4 का आंसर। अब फिर से आते हैं हम किसमें? प्रश्न संख्या 5 में। तो दोस्तों इस बार प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है? समास दिया है। तो समास में भी बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन इसमें कोई चिंता नहीं, मतलब धीरे धीरे करके हम समास भी देंगे। मतलब इस वीडियो के बाद हम आपको समास विग्रह करना सिखाएंगे एक के बाद एक करके। अब क्या आता है? समास में दिया दशानन का समास विग्रह करे। क्या है? दशानन का समास विग्रह करे और समास का नाम भी लिखे, ठीक है। दशानन का समास विग्रह करे और समास का नाम भी बताएं, ठीक है। तो दशानन पहले हमको बताना होगा कि समास क्या होता है। तो 2 या 2 पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर 2 पद मिल के जो तीसरा पद बनाएगा उसको हम समास बोलेंगे। लेकिन आज हमको क्या बताया गया कि दशानन में कौन सा समास है और उसका समास विग्रह करें, ठीक है। तो दशानन का क्या होगा? 10 है आनंद जिसका। आपका आंसर दिख रहा है शायद। दशानन का क्या होगा? 10 है आनंद जिसका, मतलब 10 जिसका आनंद है। आनंद मतलब होता है मुंडी, आप उसको हेड भी बोल सकते हैं, सिर भी बोल सकते हैं। मतलब जिसका 10 सिर है उसको दशानन कहते हैं, ठीक है। आनंद का मतलब होता है सिर। तो दशानन किसका है? रावण का। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। और ये कौन सा समास है? ये है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो अब उसका और में भी दिया है, और में दिया है कि चक्रधर का समास विग्रह करे और इसका समास का नाम भी बताए। तो चक्रधर भी क्या है? चक्रधर भी बहुव्रीहि समास है, ठीक है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। आप देख रहे हैं ऑप्शन दिखा हुआ है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। क्या है? चक्र को धारण करने वाला, उसको कहते हैं चक्रधर। समास विग्रह क्या होगा? चक्र को धारण करने वाला। कौन चक्र को धारण करता है? तो क्या होगा? विष्णु। तो चलिए आते हैं आपके अगले भाग में, खंड गौ में, ठीक है। तो इसमें खंड गौ में आपका 3 सवाल आता है जो कि 4-4 नंबर का होता है। तो यानी कि 3 सवाल 12 नंबर का आता है, 4 नंबर करके। तो आपका पहला मतलब जो नंबर 6 वाला प्रश्न है वो है छाया को छूने से कवि का क्या आशय है? वह छाया को छूने से क्यों मना करता है, ठीक है। जो ये जो सवाल है वो छाया मत छूना से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कवि गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार छाया से तात्पर्य भूतकाल के सुखी समय से है। कवि उसे छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि वर्तमान समय में बीते सुख को याद करने से कोई लाभ नहीं होता है। बहुत ही आसान भाषा में आंसर दिया गया है। तो जो मतलब और भी जो सवाल है उसको भी हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में हो ताकि आपको याद करने में भी ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। अब आता है इसमें अथवा में भी सवाल है। अथवा में क्या है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करे। मतलब मेघ तृष्णा का यही सवाल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है पंक्ति के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार हर चांदनी रात के बाद अमावस्या की रात अवश्य ही आती है, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख के बाद दुख का आना
एकदम कंफर्म है। अतः मनुष्य को सुख के बाद दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं सवाल नंबर 7 में, यानी कि प्रश्न संख्या 7 में हम लोग आते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? प्रश्न संख्या 7 है कि कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कि कन्यादान के समय माँ का दुख अत्यंत गहरा एवं वास्तविक था। बेटी की सबसे अधिक निकटता माँ के साथी थी, वह माँ के सुख दुख की साथी थी, इसलिए वह माँ की आखिरी पूंजी की तरह थी। माँ को इस बात की चिंता थी कि दुनियादारी से अपरिचित उसकी भोली भाली बेटी भाव जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे कर सकेगी। कन्यादान करते समय माँ यह अनुभव कर रही थी कि बेटी के चले जाने के बाद वह एकदम अकेली हो जाएगी, उसके जीवन में एक अपूर्णीय रिक्तता आ जाएगी। इसी कारण कन्यादान के समय माँ। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि इतना ज़्यादा लंबा वीडियो बने, तो इसका जो दूसरा पार्ट हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।